सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी हमारे साथी हैं वो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीजीटी लेवल पर आपके लिए ज़रूरत होंगे वो अवेलेबल कराऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अभी हमारे स्लॉट में हैं मैं आपको अवेलेबिलिटी कराता हूँ। ये एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ जो वास्तव में धमाका करेगा, यानी कि ऐसा मॉडल पेपर जिसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो मैं कहता हूं कि इस मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये रसायन विज्ञान हैंड रिटन नोट्स में से उठाए हुए एमसीक्यूज हैं और ये बहुत ही बेहतर है, यानी बेहतर नहीं है, इनको मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर हैं और इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। यानी अगर हम इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो मैं कहता हूं 100% सफलता मिलने वाली है पीजीटी केमिस्ट्री के वो एमसीक्यूज जिनकी हम लोगों को वास्तव में जरूरत है उस एग्जाम के लिए जिस एग्जाम में 2022 में संभावना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। द रेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिलेटेड टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी पर डिपेंडेंट है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। यानी कि अब आप जानते हैं कि केपी और केसी किस बात पर डिपेंड करता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, तब इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं। देखो यहां पर हम आपसे ये अगर ये बात करेंगे कि यहां पर केपी दे रखा है और यहां पर भी केपी दे रखा है, तो आप जानते हैं कि रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट होता है रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी केपी पर निर्भर करेगा। और जब केपी पर निर्भर करेगा तो यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब अगर इसकी यूनिट हम लोग निकालना चाहें, यानी कि रेट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो जब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है ही नहीं तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जान सकते हैं कि अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप जान रहे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है, तो ये मान लीजिएगा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के ही होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केपी इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर प्रेशर से कंसिडरेशन किया गया है। और dx ओवर dt की अगर मैं बात करता हूँ dx ओवर dt, और यहाँ पर कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं। अब जब कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं तो इसका मतलब ये फिर कौन से ऑर्डर में हो गया, ये चला गया आपका जीरो ऑर्डर में। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। आपको यहाँ पर P4S8 AlCl3 PCl5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन की पूरी उम्मीद आपके एग्जामिनेशन में होने वाली, आपके एग्जामिनेशन में होने वाली। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बताओ कि P4 जो मॉलिक्यूल होता है, P4 मॉलिक्यूल ये टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि यहाँ पर जाएगा P, यानी A का जो है वो थर्ड राइट हो जाएगा। S8 जो होता है वो S8 पॉलीमेरिक हो जाता है, तो इस S8 क्राउन हो जाता है, सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। AlCl3 जो होता है PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है और ये AlCl3 पॉलीमेरिक हो जाता है। तो इसका मतलब ये निकल करके आया कि यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। यहाँ पर हम ए को राइट ऑप्शन लेकर के चलेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके पीजीटी में बहुत ही सक्षम क्वेश्चन। आर्टिफिशियल कैम्फर किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में हिंट के रूप में पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है इसको हम लोग कैम्फर का प्रोडक्शन यहाँ से बता सकते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर करते हैं इसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन कार्बन टेट्रा अगर हम लोग इथेन मॉलिक्यूल के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब रिप्लेस कर दें तो C2H6 बन जाता है, और यहाँ CCl4 दिया नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन C2Cl6 हो जाता है। इसके सभी हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं तो C2Cl6 बन जाता है, यानी इंपॉर्टेंट है थर्ड का ए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल कैम्फर जो होता है हेक्साक्लोरोइथेन को बोलते हैं। अगर आपको नाम नहीं याद है
तो नाम आप रट लीजिए, बोलते हैं हेक्साक्लोरोईथेन। हेक्साक्लोरोईथेन बोला जाता है आर्टिफिशियल कैम्फर। बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। Which compound is formed when excess of KCN is added to aqueous solution of copper sulfate? कितना बेहतर क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है। यानी कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा लेते हैं तो रिएक्शन में हमें लेना पड़ेगा। चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं। KCN ले लिया और हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो अगर यहाँ पर 3 KCN ले लेते हैं, 3 KCN ले लेते हैं, K2SO4, 2 K2SO4, तो यहाँ पर हमें यानी K3 बना देते हैं और CuCN का होल 4 बना देते हैं, तब भी नहीं बनेगा हमारा। चलिए देखते हैं, अगर ये वाला मान लीजिए प्रोडक्ट बनाते हैं डी वाला, तो चलिए हम एक बार एडजस्ट करके देखते हैं। K3 निकाला और यहाँ पर यानी कि हमें K2SO4 निकालना पड़ेगा और K2SO4 निकालने के लिए हमें CN लेने पड़ेंगे 4। तो 4 में यहाँ K3 हो गया, फिर यहाँ पर K2SO4 भी निकलेगा। K2SO4 कैसे निकलेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगी। इक्वेशन इंपॉर्टेंट बन रहा है। रुक जाइए, KCuCN होल 6 तो नहीं बनेगा, बनता तो K3 ही है। कॉपर सल्फेट लिया गया, एक्वस सॉल्यूशन भी इसका लिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी इसकी रिएक्शन को हमें समझना पड़ेगा। पहले तो हमें बनाना पड़ेगा साइड प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट K3CN का होल 6 है इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले KCN से हम बनाएंगे। हो ठीक है, पहले हम डायरेक्ट ना बना करके एक काम ये करें, तब बन पाएगा प्रोडक्ट। हम लोग सिंगल KCN से रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग कैसे पहले क्या करें, इसमें CuCN भी बनाएं तब काम चलेगा हमारा। CuCN बनाना पड़ेगा और CuCN फर्दर रिएक्शन करेगा। हाँ ठीक है, K2SO4 और CuCN निकलेगा, तो इसका मतलब KCN से जो रिएक्शन करेगा वो CuCN करेगा। OIC, दिस इज द मैटर। चलिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ले लें, अब 3 ले लें, तो अब ये ऑटोमेटिकली 4 में आ जाएगा, यानी K3, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। बेहतर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल पेपर ये बनेगा। ये सैंपल पेपर यानी धमाका करेगा। ये सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। अब इसमें NiCO का फोल्ड तो आपको पता होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये आपका FeCN का होल 6 sp3 होगा, और Mn ये तो लाइन से ही लगे हुए हैं, तो 1 का 1, 2 का 2 एंड सो ऑन लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 4 3 कैसे हो गया? नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है, सॉरी। ये मान लो ये हो जाएगा, ये वाला जो है ये हो जाएगा, और ये वाला ये हो जाएगा नीचे वाला। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। देखो यहाँ आपको बता देता हूँ कि ये जो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा, तो इसका मतलब आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो जाएगी। आउटर ये पहले मैं सेट कर देता हूँ। ये आपका हो गया DsP2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस वाले को मैं ले लेता हूँ D2, यानी अंदर वाली यूज़ हो जाएगी, और ये हो जाएगा। बस इतना हमें सेट करना है, बाकी सेट नहीं करना है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PGT एग्जामिनेशन साथियों। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपकी अगर तैयारी करनी है तो मैं आपको आज बेहतर व्यवस्था बताऊंगा कि आखिरकार क्यों करना चाहिए NCERT का प्रयोग। ऐसी बात भी मैं आपको बताऊंगा। द नंबर ऑफ द आइसोमर्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसके कितने आइसोमर? देखो, एक तो SCN जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो दोनों तरफ से अटैच हो सकता है। पहली बात तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो छठे क्वेश्चन पर अगर हम लोग जाते हैं, तो एक तो इसका मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगी, और लिंकेज में 2 तो ये बन जाएंगे, तो 2 आइसोमर वो हो गए। और दूसरी बात है, ये आपका
अगर हम देखें तो सिस ट्रांस भी पॉसिबल है, तो 2 वो हो गए, यानी कि Br2 2 है तो सिस ट्रांस भी पॉसिबल है, तो 2 हो गए, यानी टोटल मिलाकर के लिंकेज के 2 और सिस ट्रांस के 2, तो टोटल मिलाकर के 4 आइसोमर आपके तैयार हो जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, लिंकेज के 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2। क्यों ज्योमेट्रिकल होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप इसे ऐसे बना लो स्क्वायर प्लेनर में, तो एक Br इधर हो गया, एक Br इधर हो गया, यहाँ Cl, यहाँ SCN बना लो, तो ये तो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, दोनों तरफ से अटैच हो सकता है, इनकी पोजीशन बदल सकती है, यानी कि ये अब आपका यहाँ जा सकता है और Cl यहाँ आ सकता है, ये संभावना है। तो 2 + 2 यानी कि 4 टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर स्लॉट है। अगर आप चाहते हैं ये तैयारी करना पीजीटी की, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर लगातार हम आपको बेहतर क्वेश्चन दे रहे हैं। बेंजीन FeBr2 से रिएक्शन करता है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, तो यहाँ पर मैं ब्रोमोबेंजीन बना देता हूँ। इज इट क्लियर? अब ब्रोमोबेंजीन की 2 Br करना है, फिर दोबारा कराओगे तो फिर Br बन जाएगा, तो डाइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसने आपने MgE2O का होल ट्वाइस से रिएक्शन कराई, यानी कि मैग्नीशियम और उसके बाद आपने डाइथाइल ईथर से करा दी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहे ऊपर बनाओ या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर MgBr आप लगा लीजिए। इसकी आपने D2O से रिएक्शन कराई, तो यानी कि जब D2O से कराओगे तो D लग जाएगा। जैसे एल्किन H2O से कराओ तो यहाँ पर H लग जाता है, वैसे यहाँ पर Br रहेगा, यहाँ पर आपका D आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। और जब KCN से रिएक्शन कराओगे तो KBr निकल जाएगा, और यहाँ पर CuCN है, तो गेटरमैन वाली कंडीशन बनेगी, तो यानी वो सॉरी यहाँ पर सेंडमेयर वाली कंडीशन बनेगी, तो यहाँ Cn आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा। इसको आप रिड्यूस करा दो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हो जाएगा आपका CH2NH2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज नहीं। ऊपर आपका N2Cl बन जाएगा, तो यहाँ पर और HCl, तो सिंपल सी सॉरी अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ CH2OH आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा। तो 4 ड्यूटेरियम बेंजाइल अल्कोहल, यानी D ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो बेहतर क्वेश्चन है, एकदम पीजीटी इसी लेवल में से कोई भी स्टेप आपकी पीजीटी एग्जामिनेशन में आ सकती है साथियों। तो बिल्कुल गंभीरता के साथ आप लगे रहिए। मैं तो कहता हूँ इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर? अब कोपॉलीमर कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए। जो दो डिफरेंट से बने, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइलॉन जो होता है वो एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमीन से बनता है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर नाइलॉन का यूज किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोपॉलीमर, रिमेनिंग जितने भी पॉलीमर है वो एडिशन पॉलीमर्स में आते हैं। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज जो होते हैं वो ईपीमर्स होते हैं। और क्यों ईपीमर्स होते हैं ये बात आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो कन्फिगरेशन होता है सेकंड कार्बन पर वो डिफरेंट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सेकंड कार्बन की, तो यहाँ सेकंड कार्बन से डिफरेंस पता लगता है। अब आप कहोगे सर मुझे बना करके दिखाइए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डी मैनोज और डी ग्लूकोज की बात करते हैं। तो पहले हम लोग डी ग्लूकोज पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 छठा यहाँ लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ CHO लिख लेते हैं। यहाँ 1, ये 2 हो गया, यहाँ 1 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 4 5, यानी 6 वाला हमें यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, तो हम इस लाइन को हटाते हैं और दूसरी लाइन खींच लेते हैं। अब हमारे 6 यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। पहले हम इतना काम कर लें। अब हमारा जो डी ग्लूकोज है वो OH हो गया, H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ पर आपका OH। इस तरीके से ये कंपाउंड जो बना ये हमारा डी ग्लूकोज हो जाता है, डी ग्लूकोज। अब आपको करना क्या है भैया, देखो डी मैनोज बनाने के लिए सेकंड कार्बन इस वाले को पलट दीजिए, इस वाले को यहाँ ले आइए। यानी डी मैनोज अगर आपको बनाना है तो 1 2 3 4 5, छठा ये हो गया। यहाँ पर CH2OH हो जाता है और यहाँ पर आपका CHO हो जाता है। तो यहाँ H और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर OH हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज बन जाती है आपकी यहाँ पर। बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों में चेंज हुआ नहीं, केवल ये वाला घूमा था, बस ये वाला घूमा, ये OH इधर आ गया, बाकी 2 OH बिल्कुल राइट। यानी 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा बन गया ना, वही तो कुछ गड़बड़ लग रहा था।
चलिए एक ज़्यादा बन गया, फिलहाल आप कंडीशन को याद रखिएगा। यहाँ पर CH2OH यानी ये कंडीशन बनेगी, जो सेकंड वाला कार्बन है यहाँ पर चेंज आएगा तो डिफरेंट यानी कि C2R डिफरेंट होने चाहिए। बहुत ही बेहतर ढंग से क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो आप अगर इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ बिल्कुल समझौता हो। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो अब आप बेंजीन में ये जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर CO, CH2 और CH3 जोड़ लीजिए। जब इसका मिथाइल अमीन और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद NH यहीं पर जुड़ेगा। तो इस सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे साथ में, अगर यहाँ से हम लोग जोड़ना चाहें तो C डबल बॉन्ड ये हो गया आपका N और यहाँ CH3 हो जाएगा, है ना। बैलेंसी देखो सेटिस्फाई, यानी H2 अगर मैं निकाल देता हूँ तो H2 निकालने के बाद यही मुझे कंडीशन दिखाई दे रही है, और बाकी तो आपका CH2 CH3 है ही, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो H तो निकलेगा नहीं, कार्बन की बैलेंसी भी पूरी करनी है, ठीक है, यही कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब है कि अब मैं इसके आंसर को तलाशूं, पहला वाला तो है नहीं, पहला वाला ऑप्शन है नहीं। दूसरा वाले को अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर CH3 है और NH2 है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को राइट मानता हूं तो NHCH3 जुड़ा है, और NHCH3 जुड़ने का मतलब हुआ कि बड़ा डेंजरस मामला हो गया। ओहो सॉरी, इसमें भी हाइड्रोजन निकल दिया, यानी फिर रिएक्शन कर जाएगा, और जब फिर रिएक्शन कर जाएगा तो फिर ऑप्शन में हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि मैं आपको बताने की मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हाइड्रोजन और निकल दोबारा करेगा तो फिर इस सिचुएशन में तो फिर ये N, ये यहाँ पर आ गया आपका C हो गया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर C हो गया, यहाँ H आ गया, यहाँ पर भी NH हो गया, और आगे आपका C2H5 है, यहाँ CH3, यानी कि हमारा B ऑप्शन फिर राइट मिल रहा है। यहाँ पर B ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर हमारा B ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर मैं बी पर टिक कर लेता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब हम लगातार आपको दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर जवाब दे पाए। कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब हम लोग NaNH2 की रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सा हमें यहाँ ONa जोड़ देना है और नीचे की तरफ H2O जोड़ देना है। उसके बाद फिर C2H2 से कराना है, तो सोडियम बना ही इसीलिए कंपाउंड है। तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट जो होना चाहिए, पूछा क्या, एक्स यानी फाइनल प्रोडक्ट पूछा, लंबी रिएक्शन चलाई है, शाबाश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CH3 लिख लेते हैं, CH3 लिख लेते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका ONa हो जाएगा, एडिशन कराइए, कीटोन है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा CONa हो गया, और यहाँ पर आपका CH3 जोड़ना पड़ेगा ना, ONa, NH2 बचा है, तो ऐसा करो यहाँ CH3 जोड़ दो, यहाँ NH2 जोड़ दो, मुझे लगता है ठीक है। अब इसकी एसिटाइलिन से जब रिएक्शन कराएंगे तो एसिटाइलिन से रिएक्शन कराने पर होगा क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। एसिटाइलिन से रिएक्शन कहाँ पर होगी ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एसिटाइलिन में क्या होगा, एक H इसमें से 2 H है और यहाँ से NH2 आपको दिख रहा है, तो यानी सिंपल सी बात है कि एक हमें एक H रिमूव कर देना पड़ेगा अमोनिया बना करके। तो यहाँ पर अमोनिया मैं निकाल देता हूँ, NH3 निकाल देता हूँ, तो प्रोडक्ट देख लेते हैं। CH3 हो गया, यहाँ पर ONa हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, बिल्कुल सही, यानी इस स्टेप तक हम आ जाएंगे। इसके बाद जब हम इसका मतलब H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये Na है, जो Na दिख रहा है, ये H पॉजिटिव आयन से OH बना करके निकलेगा, यानी प्रोडक्ट हमारा जब बनेगा तो प्रोडक्ट तो शायद यही दिया ही हुआ है, OH आ गया, ठीक, प्रोडक्ट तो अब दे ही दिया, कोई मतलब नहीं। इसकी H2 अब यानी यहाँ तक आने का मतलब तो ये दे दिया, फायदा क्या निकला, ये यहीं से बार पूछ लिया होता भाई। अब H2 हम लोग PD से कराएंगे, H2 PD से जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पर CH3 यानी पूरा कंप्लीट इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट CH3 हो जाएगा, C, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा CH और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 आ जाएगा।
ठीक। लेकिन कंडीशन ये कहती कि ये वाला जो एल्केन जो H2PD से जब कराओगे तो OH वाला भी वाटर बना करके निकल जाता है, तब ये कंडीशन पैदा होती। मतलब यहाँ पर भी C आ जाना चाहिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए जब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं Al2O3। तो यहाँ से 0, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ तो है नहीं, डबल बॉन्डेड वाला है, तो इसका मतलब कंपाउंड जो हमारा बनना चाहिए वो ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। तो क्योंकि 1 अगर मैं फाइनली कंपाउंड में लिख लेता हूँ तो कंपाउंड की कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन बनेगा। और 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन कहाँ दिया है, पहले इसको देखना पड़ेगा हमें। चलिए 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन ढूंढ लेते हैं, ये मिल गया 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन। वेरी गुड, शाबाश, यही इसका आंसर है। द रेडियाई ऑफ F नेगेटिव OO आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो देखो भाई, सबसे ज़्यादा तो रेडियाई O का होगा, O का रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर दिया सॉरी O नेगेटिव का रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा O से, ये इम्पोर्टेंट है। और 12वें का जो जवाब होगा वो आंसर हमारा बिल्कुल सटीक जा रहा है। कहाँ पर जाएगा सटीक आंसर, वो बता सकते हैं। देखो यहाँ पर O डाई नेगेटिव का O से ज़्यादा होगा और F नेगेटिव F से ज़्यादा होगा, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करोगे तो O डाई नेगेटिव देन F नेगेटिव देन आपका O आ जाएगा, देन F आ जाएगा। ये ऑर्डर हमारा आएगा, जो ऑप्शन हमारा D सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PGT एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आ जाइए 13 वाले क्वेश्चन पर। 13 वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कारण ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। यानी कि 12.8 डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा, नाइट्रोजन यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 14 कर दूंगा, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 14 कर देते हैं। और अब क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यानी कि H जो है वो आपका मैं डिवाइड कर देता हूँ 7.2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूँ। तो 12 दूनी 12 3 36, 12 चौक 48, तो 12 3 36 यानी 3 पॉइंट लगभग 5 आएगा। 14 दूनी 28, 14 14 चौको 56 यानी कि 14 चौको 56, 14 3 42, 28 42 14 पर ये भी लगभग वही आएगा। और ये 7.2 तो आ ही रहा है, तो लगभग ये कितना, ये 1 और ये 2, यानी कि ये हो गया आपका CH2N, ये आना चाहिए, CH2N आना चाहिए, जिसका मॉलिकुलर वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बेट निकाल लेते हैं। 12 + 2 + 14 यानी 28 आ जाता है, 28 आ गया। अब 50 ml में दिया है, 50 ml में दिया है आपका 1 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो 50 ml में 1 ग्राम, 22,400 ml में कितना हो जाएगा, 22,400 ml में हो जाएगा 1/50 इंटू 22,400 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 से ये कट गया, 5 5 30, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 448 हो जाएगा। 448 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, इसका हमने वेट निकाल लिया, तो यानी 28 से डिवाइड करेंगे, 28 से कम 28, और बचा कितना, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 4 वो बचा, 4 2 6 बचा, और 2 यानी कि 200 और कितना बता, डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड कर लीजिए जरा, 448 डिवाइडेड बाई 28 करिए, रुक जाइए, 448 डिवाइडेड बाई 28, 448 डिवाइडेड बाई 28 कर दीजिए, यानी 16 आ गया। और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 बन जाए 16 32N, यानी कि अब हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो C राइट हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि CH2 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, लेकिन हाँ स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। हालांकि क्योंकि हमारी आदत नहीं है तो हमारी इतनी स्पीड नहीं आएगी, लेकिन आपकी स्पीड तो आनी ही चाहिए उतनी। 14 वाले पर चले आइए, द कंडीशन फॉर द स्टेबल मैटर वेव इज। तो कंडीशन जो स्टेबल मैटर वेव की जो होती है 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा होती है, और यहाँ पर 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा यानी बी ऑप्शन दिया हुआ है, जो बहुत ही सटीक आंसर है।
और इसी आंसर को आगे हम कंटिन्यू 15वें क्वेश्चन पर करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक द सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वेलोसिटी जो होती है वो KNO3 के पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन की सेम वेलोसिटी होती है, सेम वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर NO3 नेगेटिव आयन और K पॉजिटिव आयन आर द सेम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके आगे भी @ 2025 के PGT एग्जाम को सराहते हुए मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप इसे जरूर करिए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16वां क्वेश्चन जो आपको बता रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट अफेक्टेड बाय द रेशियो। बिल्कुल अफेक्ट कर जाएगी, तो इसी से डिपेंड ही करती है, N/P रेशियो पर तो ही डिपेंड करती है। तो यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। डिपेंड्स नॉट नहीं लगा, अफेक्टेड होना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन बढ़िया। उसके बाद एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर। ये आपको NCERT का क्वेश्चन है। NCERT 100% NCERT को आप अगर फॉलो करते हैं तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का प्रोडक्ट माना जाता है, यानी ए ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर H3PO3। H3PO3 इज ए डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो 18 का जो होता है वो H3PO3 इज डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन सही जाएगा। बहुत ही बेहतर ढंग से आपको कोशिश कर रहा हूँ। इन ए कंपाउंड AXB forms HCP structure while A is accommodated in 2/3 of the tetrahedral void। बहुत सुंदर, यानी कि कंपाउंड फॉर्म द SCP, तो कंपाउंड फॉर्म while A is accommodated in 2/3 of tetrahedral void। तो A, यानी कि अगर हम लोग एक काम ये कर लें कि इसको करने के लिए थोड़ा सा हिंट ये ले लें कि सपोज कर लेते, सपोज करना पड़ेगा कि HCP में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं B फॉर्म्स है ना, तो B का नंबर हम लोग X मान लेते हैं, B का नंबर X मान लेते हैं, और तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वाइड हमारे 2x हो जाएंगे, और A का जो वैल्यू है वो आ जाएगी A इज अकॉम्पोनेंट 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल 2x इंटू 2/3 हो गया, तो यानी कि 4x/3 हो गया। तो x से x काट दीजिए, यानी a की वैल्यू आ गई 4x/3 और b की वैल्यू आ जाती है आपकी x से x कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए, a 12 हो गया और b आपका हो गया 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो A4B आपका हो गया 1, तो A4B1। तो यहाँ तो आंसर भी नहीं मैच कर रहा है, इन दोनों में से तो नहीं है। x की वैल्यू आपकी हो जा रही है, x की वैल्यू हो जा रही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। चलो यहाँ देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 कहाँ पर आ रही है। चलिए ऊपर देख लेते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 आ रही है क्या। चलिए x की वैल्यू गड़बड़ हुआ है कुछ, चलिए देखते हैं एक बार और, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नहीं मिल रहा ना। 3 से आओ 3 आएगी, यानी कि अगर हम लोग इसे मैच कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आ गया आपका 4, a की वैल्यू आई 4, ठीक, a की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 का कर रहे हो। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई A4 आ जाएगा और x, हाँ 12 हमने गलत लिख दिया ना, 12 नहीं आएगा ना, यानी कि अब यहाँ पर आएगा A को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो A4 हो जाएगा और B की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी और y की वैल्यू आपकी 3, x4 बाई 3। चेक कर लेते हैं जरा जवाब, देखें साहब कहाँ पर पहुंचे हम। x की वैल्यू 4 है और हमारी y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। बहुत ही बेहतर ढंग से हम आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 वाला बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। चल लेते हैं हम लोग बेहतर क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट का समय दो, वीडियो रोकूंगा। तो ये हमारा जवाब सी हो गया। 20वें क्वेश्चन पर आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए 20th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है हमारा 20th क्वेश्चन? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द प्राइमरी यानी कि C5 है, H13 है और N है। इसके अगर आपको प्राइमरी एमीन के आइसोमर कितने बनेंगे ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखिए, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 5 है तो यानी कि सबसे पहले तो आप बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। लेकिन हमने जो मेहनत की है मैं आपको बताऊंगा, आप बना करके दिखाइएगा कितने आइसोमर्स आते हैं, यहाँ बनाना पड़ेगा। तो 5 आइसोमर तो ये हो ही गए। उसके बाद देखो सिंपल सा अगर मैं कहूँ, ये हो गया आपका CH3, CH2, 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 CH2 और NH2। तो 1 2 3 4 5, 2 4 2 6 2 8 10 3 13 हो गया, बिल्कुल पहला बन गया। अब इसमें NH2 की पोजीशन आप बदल सकते हो, 1 2 3, 3 पोजीशन बदल सकते हो। जब 3 पोजीशन आप बदल लोगे तो इसका मतलब नहीं, सॉरी, 1 पोजीशन यहाँ बदलोगे या इधर लगाओगे, एक ही बात आ जाएगी। तो इसका मतलब 2 पोजीशन बदल सकते हो, 2 आइसोमर तो ये हो, तीसरा ये हो गया, 3 2 1 3 ये हो गए। अब उसके बाद हम नाइट्रोजन पर लगा सकते हैं, एक तरफ C2H5 एक तरफ CH3, इस तरीके से 3 और हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। उसके बाद उस सेकेंडरी वाले में केवल CH3 यहाँ लगाएं, पोजीशन बदले, फिर एक और हो गया, 7 हो गए। एक लास्ट में बन सकता है टर्सरी वाली कंडीशन, यानी कि 8 आइसोमर्स टोटल बनेंगे। और आप लोग अब एक काम ये करिएगा, इन 8 के डायग्राम हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। यानी नंबर आपको देता हूँ 94 73 70 27 11। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि सर ये मेरे आइसोमर्स हैं। इन आइसोमर्स को आप व्हाट्सएप करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मॉलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर कुछ कहना जो है, मॉलिकुलर वेट अगर क्लोरोफॉर्म का पूछा गया तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉलिकुलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉलिकुलर वेट थोड़ा सा वेरिएशन है। देखें कितना वेरिएशन आ रहा है, 128 118 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं, सी का होता है 12, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो गया प्लस में 35.5 इंटू 3, तो ये हो गया 12 + 1 13 और 3 पंजे 15, 3 3 पंजे 15, 16, 3 3 9 और 1 10, 106, 106 यानी कि 106.5 में आप 13 जोड़िए तो ये बन गया आपका 5 और यहाँ पर 9 हो गया और 10 11 119, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 119.5 दिया नहीं, ये 28 है नहीं, तो 118 और विच कैन बी इंक्रीज अप टू 119.5, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। 118 एग्जैक्ट आ नहीं रहा, 119.5 आ रहा है, तो आंसर तो फिलहाल हमारा सी ही है। मैच करना है, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन सा किसका और है। ऐसे पर हम लोग हमेशा @2025 ऐसे क्वेश्चन का स्लॉट आपके एग्जामिनेशन में पूरा मिलेगा। यानी जिंक का अगर वो देखा है तो कैलामाइन ZnCO3 बोलते हैं, ZnCO3 कैलामाइन बोलते हैं। और अगर मैग्नीशियम को देखें तो कार्नेलाइट यानी KCl.MgCl2.6H2 होता है। और अगर टिन देखते हैं तो टिन का टिन और कॉपर बचा, यानी कॉपर को कौन सा ऑप्शन कॉपर में, यानी कि ये देखो पहले जिंक ए में 4th गया है, सही, ठीक है, और आपका डी वाले में 3rd गया है, सही, यानी कि ये भी 4th और 3rd मैंने सेट कर लिया है। बी वाले का मैस यानी कैसेट राइट हो गया और कॉपर का एसयू राइट हो गया। तो यह ए ऑप्शन 22 वाले के ए ऑप्शन को मैं मैच कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाते रहिए। बहुत ही मॉडल पेपर सटीक चल रहा है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ते रहिए, आपको आंसर अप टू द मार्क मिलेगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज 6:1 में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है। कॉपर ऑक्सीजन परसेंटेज इन द रेशियो ऑफ 3:4, यानी कि इनका रेशियो 3:4 में है। कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:4 में है, कार्बन ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3:4 का मतलब हो गया कि हम लोग रेशियो बराबर करने के लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम इनको ले, हाइड्रोजन लिया हमने, पहले कार्बन लेते हैं, पहले हम लोग कार्बन ले लेते हैं, कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। यहाँ पर 6:1 कर देते हैं, ये 6:1 हो गया। और परसेंटेज कार्बन ऑक्सीजन परसेंटेज रेशियो जो है
वो 3:2 आपका 4 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को इस वेरिएशन पर काम करना पड़ेगा, कैसे ये वेरिएशन सेट हो पाएगा। तो कैसे सेट करें, हमें करना पड़ेगा परसेंटेज रेशियो। ऐसा करिए, हम लोग अपने उसी पैटर्न पर चलते तब काम चलेगा हमारा, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, है ना। इसमें रेशियो कितना है, इनका रेशियो कार्बन का, कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज रेशियो जो है, यहाँ पर परसेंटेज में आ जाइए। इनको देता हूँ मैं 6, इसको 1, और इसको देता हूँ, ऑक्सीजन को देता हूँ मैं, ऑक्सीजन को कितना दिया है, ऑक्सीजन का कितना दिया है जरा चेक करो भाई, 3:4, यानी कि 3:4। तो यहाँ पर इसके कंपेरिजन में ये आपका 12 हो जाए, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12, ऐसे कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ करूँ 12, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया आपका 2। चलिए, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये बना हमारा C6 बना, H बना O2, C6H2। C6H2 का सिंप्लीफिकेशन संभव है? C6H2 नहीं है, कहीं पर गड़बड़ी हुई है, कहीं पर गड़बड़ी हुई है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो हम इनका रेशियो सेट करते हैं। ये हमारा है 6 और ये है 1, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 6:4 का है, 3:4 का है। देखो 3:4 का दिया हुआ, ठीक 3:4 हो गया। तो यहाँ पर मैं 3:4 लिखूँ, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और ये छोड़ देता हूँ, ये 4 लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब वो ऐसी 4 3 12 ही कर दे, तो सही तो कर रहा था मैं। यानी कि इसको 1/1 कर दें, इसको मैं 6/12 कर देता हूँ, 6/12 कर दूँ, ठीक। और इसको भी मैं 4/12 कर दूँ, 4 दूनी 8 और 8/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 1/2, और ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन है वो, यही तो गड़बड़ कर रहा था, यहाँ 12 लिखा बैठा हूँ, ये 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन है ये 16 हो गया, तो 4, ये भी 1/2 हो गया। तो इसका मतलब कार्बन हो गया 1/2, हाइड्रोजन 1 हो गया, और ऑक्सीजन आपका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो CH2O आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है जरा देखो भाई, ऑप्शन CH2O2 आ रहा है, और CH2O यानी ए ऑप्शन 23rd वाले का, फिर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये वाला, ठीक। याद रखिए, इन डाइक्रोमेट डाई एनाइन, बहुत सुंदर। डाइक्रोमेट आयन को अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से ही तो बनाते हैं डाइक्रोमेट आयन को। डाइक्रोमेट आयन को ऐसे बनाते हैं, O यहाँ पर हमारा O हो जाता है, यहाँ O हो जाता है, यहाँ पर O, इन पर दोनों पर नेगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या पैदा होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको डबल बॉन्ड भी आप कर सकते हो, इनको खड़ा खड़ा ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके भी हम लोग बनाते हैं। तो इनके अंदर जो जवाब होना चाहिए, यानी कि हमारे पास में CRO बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 CRO बॉन्ड बराबर है। ये बीच वाला हमारा डिफरेंट हो जाता है, तो यानी बी ऑप्शन हमारा राइट है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग करिए इन्हें। व्हेन टिन इज बॉइल्ड विद एल्कली, टिन जब हम एल्कली से बॉयल करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बॉयल कर लो भाई, टिन का फार्मूला एसन होता है, और एल्कली में NaOH सबसे बेहतर रहेगा। और इसके बाद इसमें H2O बना से रिएक्शन कराएंगे तो Na2SnO3 बनेगा, O3 SnO2, Na2SnO3, यानी कि इस पर हम A पर जाएंगे तो हमें लगता है बेटर रहेगा, क्योंकि SnO3 निगेटिव आयन लिखा हुआ है। यही पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव द पॉलीमर नियोप्रीन, तो नियोप्रीन तो आपको पता होना चाहिए, जो इसका क्लोरोप्रीन होता है, क्लोरोप्रीन यानी कि 2 क्लोरो
2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन से ही बनता है, जो बहुत ही बेहतर है। 27वें का जवाब देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो सफलता मिल जाएगी। ये PHH का मतलब बेंजीन होता है। नाइट्रेशन कराइए तो NO2 आ जाएगा, SnHCl कराइए तो NH2 आ जाएगा, और मतलब एनिलीन आ जाएगा, और एनिलीन यहाँ पर मतलब पहला प्रोडक्ट हमारा एनिलीन हो जाता है। NaNO2 और H2SO4 से कराओगे तो यहाँ पर आपका फिनॉल आ जाएगा, और फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो हमारा बाई है वो सैलिसिल एल्डिहाइड है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्किन प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फिर सैलिसिल एल्डिहाइड देना चाहिए आंसर। अगर मिल जाता है तो देख लेते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड का आंसर दिया है कि नहीं दिया हुआ। तो भाई सैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि मैच करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया कंपाउंड OH, और यहाँ पर CHO यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड तो नहीं है। सिनेमिक एसिड तो है ही नहीं भाई, तो आंसर कैसे मैच हुआ? तो गड़बड़ हो गया भाई। ओहो, उसके बाद इसका कह रहा पर्किन इसकी करानी हो, सॉरी पर्किन करानी पड़ेगी ना, ये बात है। तो पर्किन कराने के लिए फिर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए आप। ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से आप H2O निकाल दीजिए तो सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन तो लग ही रहा होगा आपको, मेहनत तो करा ही ली इसने, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की स्लॉट अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे ऐप पर आइए, और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार तैयारी कैसे करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम हैं लगातार, और ये 30 का स्लॉट में आज सॉल्व कर रहा हूँ इस पेपर में। रिमेनिंग भी और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले आप 30 क्वेश्चंस का स्लॉट करिए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और कॉपर कपल का इतना और इतना दे रखा है। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर डाई पॉजिटिव, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आता है। चलिए, ये क्वेश्चन दोनों 28 और 29 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, यानी कि अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ डेल्टा G1 से निकालिएगा। डेल्टा इसको G1 मान लेना, इसका डेल्टा G2 मान लीजिएगा, डेल्टा G1 G2 से निकालिएगा, और 28वें का जवाब हमें दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 29वें और 30वें का जवाब, ये हेंडरसन हेसलवॉक की क्वेश्चन है, हेंडरसन हेसलवॉक। और ये वाला 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, 30वां देख लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए रिमेनिंग हम आपको करके दिखाएंगे, बाकी और नहीं होगा तो अगली वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कि आखिरकार इसके आंसर कैसे आएंगे। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें भेजिए। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 94 73 70 27 11। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपकी तैयारी में जरूर मदद करेंगे, क्योंकि PGT और TGT दोनों के क्वेश्चन हम आपको बेहतर ढंग से कराने की कोशिश करते हैं। और ये धमाकेदार आपने क्वेश्चंस देखे हैं, इनमें आपको जरूर अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। थैंक यू।